Hello and welcome to Sports Hangama special coverage of FIFA World Cup 2026। इजिप्ट का सफ़र तो ख़त्म हो गया वर्ल्ड कप में, लेकिन उनका चर्चा अभी भी बाकी है। कल से आज तक हर न्यूज़पेपर, हर न्यूज़ चैनल एक ही चीज़ बार बार चल रही है कि इजिप्ट के साथ बहुत नाइंसाफ़ी हुई है। वही बात जो हम कल कह रहे थे, आज वो पूरी दुनिया कह रही है। कुछ लोग हैं जो अभी भी मानने से इनकार कर रहे हैं ये बात, लेकिन आई गेस दिल से उन्हें भी अब आइडिया हो गया हुआ है कि ये कल एक बहुत बड़ी ज़्यादती थी। इजिप्ट को स्विट्ज़रलैंड के साथ क्वार्टर फाइनल खेलना चाहिए था, उनकी जगह अर्जेंटीना खेलेगी। लेकिन मैं आज आपको एक टेक दे रहा हूँ, ऐसे करके भी अर्जेंटीना या मेसी ये वर्ल्ड कप जीत नहीं सकता। इस बात से तो एग्री करोगे? नहीं, वर्ल्ड कप नहीं जीत सकता वो तो मैं एग्री कर लूँ, पर जिस तरह मुझे हेट मिला कल, गालियाँ बहुत ज़्यादा पड़ी हैं मुझे, पर क्या मैं डर जाऊंगा इन बातों से? नहीं, मैं सच का हमेशा साथ देता रहूंगा, और सच ये है कि अर्जेंटीना ने कल रॉब नहीं किया उसको। ये मेरी बात है। असल में देखिए, वो जब बंदे को हेट मिल रहा होता है ना, तो शायद उसे लगता है कि मैं ठीक हूँ इसीलिए मुझे मिल रहा है। लेकिन इस बात को मानने में कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं होती कि शायद जो पॉपुलर ओपिनियन है वही ठीक होगा। इतने सारे लोग गलत नहीं हो सकते जो कह रहे हैं। तो मेरे ख्याल से हैदर, आपको ये एडमिट शायद अंदर से हो गया हो कि थोड़ी सी सपोर्ट तो है इन्फेंटिनो की मेसी के साथ। नहीं, 50-50 कॉल्स की आप बात करें जिस तरह से अर्जेंटीना को मिली है, चले वो मान लेते हैं कि 50-50 को ज़्यादा मिल जाती है अर्जेंटिना को, पर जिस तरह से कल का नैरेटिव है वो बहुत ज़्यादा फेक है। अब मैं एक बात होता है कॉग्निटिव बायस, ये होता है कि आपको जब बहुत ज़्यादा हिट्स लगती है ना, फिर अपनी सब्जेक्टिव ये बना लेते हैं रियलिटी एक। वो इनके फैंस के साथ हो रहा है कि मेसी इनको इतना ट्रॉमा दिया, अब उन्होंने अपनी रियलिटी बना ली हुई है कि जो है हम लोग जो है मेसी रिग्ड है, इन्फिनिटो उसकी हेल्प करता है, ऐसा कोई बात नहीं है। चलो 50% तो मान गए ये कि 50% सपोर्ट मिलेगी। मेरे ख्याल से बाय द टाइम 50% का ये है कि जो क्राउड होता है ना वो इफेक्ट करता है बहुत ज़्यादा। आप देखें, आप जो यूएसए में मैच हो रहे हैं 90% का अर्जेंटीना का होता है। अब मैक्सिको की चले गए, मैक्सिको की बात कर लें, हमारा 50-50 कॉल जो मैक्सिको को जा रही थी, ये क्राउड भी फैक्टर देता है, रेफरी पे प्रेशर डालता है, तो इस तरह से भी 50-50 फॉल्स जा सकते हैं। थोड़ा सा जो मैं बताऊं, फीफा अब जो कोशिश कर रहा है ना कि बड़े स्टार्स आगे आ जाएं, मुझे लगता है उसमें थोड़ी सी लाइन क्रॉस हो रही है। मतलब फीफा को चाहिए थोड़ा सा ये जो है ना उसको लेट जो है ना नेचुरल चीज़ों को चलने दे, खुद ये ना एक्ट ऐसे करने की कोशिश करें कि जिससे आपको ये लगे। बड़े स्टार्स की इनकी कोशिश थी, जैसे आपने पोर्टुगल का भी राइटली पॉइंट आउट किया था, इनकी तो कोशिश थी रोनाल्डो भी आगे कैरी करता। और थोड़ा सा इससे हटके ना अब इनको चाहिए कि लेट द रूल्स ऑफ द गेम जो है ना वो डिसाइड द गेम, और जो ये थोड़ी सी बायसनेस है, ये जो ये पार्शियलिटी है ना फीफा की, उसको ख़त्म करके अब पिच पे फैसला होने दे, ना कि पॉलिटिक्स और दूसरी चीज़ों को इन्वॉल्व करें इस सब में। नहीं, मैं कल के स्टार्टिंग से कह रहा हूँ कि अर्जेंटीना में मेसी की कोई गलती नहीं है। जो गवर्नमेंट है अर्जेंटीना की वो करप्ट है, उसने पैसे दिए हुए इन्फेंटिनो को, और इन्फेंटिनो उनका बेबी है, उसने जो आराम से मेसी को एक और एलिगेशन, ये उन सब कहाँ बात जाती जा रही है। हम पिच पे थे, अभी से गवर्नमेंट पे चले गए, वहां से कहीं अभी कहीं और चले जाएंगे। ये ऐसी टेक होंगी जब बात वो मान ही नहीं रहा बंदा। चलो हैदर ने मान लिया पिच पे तो गलती हो रही है, अर्जेंटीना की गवर्नमेंट के पास इतने तो पैसे हैं नहीं कि वो नहीं। अभी एक ना ये न्यूज चली हुई है कि एफबीआई जो अर्जेंटीना को देख रहा है कि एफबीआई के 300 मिलियन की लॉन्ड्रिंग हुई है, मनी लॉन्ड्रिंग। अब उस नैरेटिव आ रहा है कि उन्होंने पैसे दिए फीफा को, ये वो ऐसी बात नहीं है। ये मैं न्यूज क्लियर करूं कि जो टापिया जो उनका है ना अर्जेंटीना का जो प्रेसिडेंट है, मतलब फुटबॉल का, वो उसके जो ग्रास से ना 300 मिलियन की गाड़ियां निकली। अच्छा, अब लोगों ने कहा कहाँ से आई है इसके बाद, तो उसके बाद वो प्रूफ नहीं था। वो अर्जेंटीनियन लीग के जो करप्शन है वो है। अब इससे अर्जेंटीना की टीम, नेशनल टीम का कोई ताल्लुक नहीं है, पर लोग वो नैरेटिव भी अब लेकर आ रहे हैं। लोग इधर इतनी बातें ला रहे हैं जो कनेक्ट ही नहीं होती है इस चीज से, मुझे समझ नहीं आती। वो जैसे सोशल मीडिया पे बहुत सारी खबरें चल रही थी ना कि जो मेसी ने किस किस तरह हेल्प किया, तो वो डेफिनेटली थोड़ी सी उसमें फिर टेम्परिंग हो जाती है। जो हमें पिच पे नजर आए हम तो उसी पे रहते हैं, बाकी जो पॉलिटिक्स असाइड। अब तो क्वार्टर फाइनल लाइनअप बन गई हमारे सामने, 8 टीमें आ गई हैं जो आगे खेलेंगी। बाय हुक और बाय क्रुक यही टीम्स हैं जिन्होंने अब मुकाबला करना है। सबसे पहले तो अर्ली फेवरेट्स देख ले, जो हमें लग रहा है जो टीमें अपने पोटेंशियल पे परफॉर्म कर रही हैं। उनमें एक तो फ्रांस है जिसके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। आर्सेन वेंगर ने कहा कि अगर फ्रांस को कोई टीम रोक सकती है तो वो स्पेन है, और ये दोनों है अभी एक साइड पे। दूसरी तरफ नॉर्वे एक बहुत बड़ा सरप्राइज पैकेज जा रहा है अभी तक का, जो मुझे लग रहा है जिनके पास पोटेंशियल है टू अपसेट इंग्लैंड, और अगर वो आगे आते हैं तो शायद अर्जेंटीना नीचे से आगे आता है तो अर्जेंटीना को भी इवन वो कर सकते हैं। तो नॉर्वे एक ऐसी टीम है जिसका पाथ रिलेटिवली ईजियर है। दूसरी तरफ मोरक्को है जो एक सरप्राइज पैकेज है, लेकिन उनका पाथ इतना डिफिकल्ट है कि पहले फ्रांस है, अगर समहाउ उनको हरा भी लेते हैं तो आगे पोटेंशियली स्पेन मिलेगी तो बहुत मुश्किल होगा। तो ओवरऑल क्वार्टर फाइनल लाइनअप से बड़े टेस्टी मैचेस जो है ना वो बन रहे हैं।
कौन कौन सी टीम आपको अर्ली आगे जाती नजर आ रही है? मतलब अपने 4 आप सेमीफाइनलिस्ट थे। नहीं, मोस्ट लाइकली फ्रांस और स्पेन का ही होगा मैच। और दूसरी तरफ से बात की जाए तो मैं अभी भी अर्जेंटीना को फेवरेट कहूंगा स्विट्जरलैंड के खिलाफ। इंग्लैंड नॉर्वे का जो सबसे टफ मुकाबला है ना वो इंग्लैंड नॉर्वे का इस वक्त, क्योंकि नॉर्वे जिस तरह सरप्राइज करता आ रहा है ब्राजील को जिस तरह बाहर किया उन्होंने, और इंग्लैंड जिस तरह थोड़ा बहुत स्ट्रगल किया है हर मैच के अंदर उन्होंने, तो मैं फिर भी इंग्लैंड को एज दे सकता हूँ। अच्छा, मतलब आप पोटेंशियल जो फेवरेट्स हैं उन्हीं को आपको अपसेट के चांसेस बहुत रिलेटिवली, और सारे देखना भी यही चाहते होंगे कि हम इस तरह के मैचेस देखें। एग्जैक्टली। अच्छा, आपके 4 सेमीफाइनलिस्ट बिल्कुल सेम है, बस नॉर्वे ऑल द वे, नॉर्वे और इंग्लैंड में से नॉर्वे जीत जाएगी। यानी 3 तो वही हैं, फ्रांस, स्पेन, अर्जेंटीना, और एक आपको लगना नॉर्वे। बिल्कुल। और फिर नॉर्वे फ्रांस का फाइनल होगा। हाँ, अच्छा, यानी आप चाह रहे हो जो नहीं, वैसे मैं कहूंगा अर्जेंटीना और फ्रांस का फाइनल हो ताकि एम्बापे पिछली बार का रिवेंज ले और हैदर को दिखाए कि जो करप्शन से कोई वर्ल्ड कप नहीं जीत सकता। बहुत स्ट्रॉन्ग एलिगेशंस आ रहे हैं इधर, आपको एक आधा लॉयर का भी अरेंज करके रखो। नहीं, मैं यहाँ से सुनता हूँ, यहाँ से निकाल देता हूँ फाइनेंशियल यही बात में फैक्ट्स सुनते हैं वो भी निकाल देते, कोई ओपिनियन सुने वो भी निकाल देते। वैसे मेरे ख्याल से जो अगर तीनों जैसे इन्होंने कहा ना, पोटेंशियली ऑन पेपर तो यही टीम सबसे स्ट्रांग लग रही है। मुझे जो एक अपसेट के चांसेस लग रहे हैं ना, वो मुझे लग रहा है मोरक्को फ्रांस को थोड़ा सा डिस्टर्ब कर सकता है, क्योंकि मोरक्को डिफेंसिवली बहुत स्ट्रांग है और फ्रांस को अभी तक डिफेंसिव टीम एक पैराग्वे मिली है। बिलाल भी तो, टेक दूं जी, 5-1 जीत रही है फ्रांस। ये अब स्कोर कार्ड चलाना है हमने कल। हाँ, कल स्कोर कार्ड चलाना नीचे अभी अब जो है ना, आप लोग पहले कहे कि उसके बाद इसको जो अब हमारे पास 7 मैचेस रह गए हैं, अब हम बनाते हैं कि जो पहले तो स्कोर लाइन ठीक प्रेडिक्ट करने पे और देन विनर ठीक प्रेडिक्ट करने पे। तो स्कोर लाइन पे 2 पॉइंट्स हैं और जो बाकी विनर ठीक प्रेडिक्ट करने पे 2 पॉइंट्स हैं। मैच 90 मिनट्स पे जो स्कोर होगा वो उसको हम काउंट करेंगे। फ्रांस मोरक्को से स्टार्ट करते हैं क्योंकि वो मैच आज है। तो आपकी प्रेडिक्शन है 5-1 फ्रांस टू विन और स्कोर लाइन 5-1। आपकी? जब मैं पहले फ्रांस के बाद पहले कर ले फिर प्रेडिक्शन दे देता हूँ। ये फ्रांस जो है ना कभी कभी खुश हो जाता है कि ऑफ द बॉल ही रहता है, हमेशा ज़्यादातर कोशिश करता है, क्योंकि उनकी ट्रांजिशन में बहुत अच्छे हैं, वो पेस जैसा इस्तेमाल करते हैं। अब मोरक्को जो है उन्होंने अगर काउंटर करना, क्वेश्चन करें कि फ्रांस को किस तरह हरा सकते हैं, उनको चाहिए कंट्रोल बॉल रखें और डिफेंसिव शेप रखें अपनी, अब जैसे एक्सपोज ना है, और उनके फुल बैक्स को जैसे मैं कल भी कहा है उनको टारगेट करें। इनकी क्वालिटी इस तरह की है मोरक्को के पास कि फुल बैक्स को टारगेट करेंगे तो कुछ कर फुल बैक्स को टारगेट करके वो आपको लुकास डीनिया और कुंडे को इनको टारगेट करेंगे तो मोरक्को के चांसेस बन सकते हैं। पर अब साइब बारी जो है देखते हैं अब खेलता नहीं खेलता, क्योंकि वो मिस हो सकता है, क्योंकि मोरक्को हैवी वेट्स को बाहर करने में वर्ल्ड कप में हमने देखा किया हुआ है। अब वो फ्रांस उस तरह का हैवी वेट है, मुझे नहीं लगता कि फ्रांस उस तरह का हैवी वेट है कि जिसको भाई करे मोरक्को। तो मैं अभी भी फ्रांस को एज दूंगा और 2-0 फ्रांस। 2-0 फ्रांस। मेरे ख्याल से 90 मिनट्स में मोरक्को का डिफेंस जितना स्ट्रांग है, और जैसे हैदर ने कहा ना कि अभी तक फ्रेंच डिफेंस उस तरह टेस्ट नहीं हुआ, तो मुझे लग रहा है कि जो हकीमी है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर साबित हो सकता है। फ्रेंच फुल बैक जो लुकास डीनी है वो बिल्कुल टेस्ट नहीं हुआ उस तरह, और हमने इंग्लिश प्रीमियर लीग में भी देखा है वंस जब उस पर आप अटैक करें तो वो थोड़ा सा डिफेंसिवली अपनी उसकी वीकनेस नज़र आती है। तो आई थिंक हकीमी कैन बी द मेन प्लेयर फॉर मोरक्को। साइबेरी को डेफिनेटली मिस करेंगे, लेकिन मुझे लग रहा है कि मोरक्को एटलीस्ट 90 मिनट्स में इनको होल्ड करेगा। सो माई प्रेडिक्शन इज इवेंचुअली फ्रांस विल विन द मैच, लेकिन मोरक्को 90 मिनट्स में उनको 1-1 तक रखेगा और फिर एक्स्ट्रा टाइम या पेनल्टीज तक जो है ना ये मैच जाएगा। अच्छा, दूसरा जो फ्रांस के मेन ब्रेकआउट प्लेयर्स रहे हैं उसमें ओलिसे है, जिसका अभी तक शायद हमें वर्ल्ड कप से पहले इतना इम्पैक्ट नहीं लग रहा था वो क्रिएट कर पाएगा, लेकिन ओलिसे हैज़ बीन द स्टार प्लेयर। तो डू यू फील कि आज भी फ्रांस एम्बापे से भी ज्यादा ओलिसे पे डिपेंडेंट होंगे? बिल्कुल, हमने यही बात की कि ओलिसे उनका सप्लाई, और पैराग्वे के खिलाफ हमने देखा था कि वो अगर ओलिसे को रोक सकते हैं तो वो फ्रांस की सप्लाई को रोक सकते हैं। लेकिन अब जैसे हम पहले हकीमी की आप लोग बात करें तो हकीमी का मैं ये कहूंगा कि वो लुकास डीनिया को खिलाफ जाते हैं, ब्राहिम डियाज और हकीमी, तो हकीमी ऐसा प्लेयर है जो आगे आता है, और हमने पिछले मैचों में देखा जब वो आगे आते हैं तो वो आउट ऑफ पोजीशन हो जाते हैं और इस वजह से उधर गैप्स रह जाते हैं। और कल मैंने कहा था कि ब्रैडली बारकोला ऐसा प्लेयर है जो अंडररेटेड है, तो ब्रैडली बारकोला या अगर डेज़िरे डुए को भी खिलाते हैं तो वो और माइकल ओलिसे जो है मेन प्लेयर्स बन सकते हैं। और अगर क्रॉस करें तो एम्बापे तो ऑब्वियसली उधर होगा। डिम्बेले का मैं कहूंगा, डिम्बेले से मेरी थोड़ी सी एक्सपेक्टेशन है कि वो कुछ कर सकता है, लेकिन मेन मेरी एक्सपेक्टेशन यही है कि माइकल ओलिसे और लेफ्ट विंग पे जो भी खेलेगा डुए या बारकोला के चांसेस है, स्टार्ट बारकोला को करवा रहे हैं ना, बारकोला, डुए और माइकल ओलिसे और एम्बापे, ये 4 प्लेयर जो है इनमें से। लेकिन वैसे लास्ट मैच है वो डुए वंस फील्ड पे आया था ना तो उसने आके चेंज किया था, तो स्टार्ट वैसे डेशॉम ने जो वर्ल्ड कप का स्टार्ट डुए से करवाया था, देन बारकोला केम इन द साइड और उसने थोड़ा जो प्रॉब्लम क्रिएट किया था फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड, और फिर अब सिमिलरली डुए ने किया। एक इन्होंने नाम लिया डेम्बेले का, आपका फेवरेट प्लेयर भी वही है, तो वो कह रहा है आज परफॉर्म करेगा,
क्वार्टर अभी तक आपने जो कहा था लाइट्स में परफॉर्म नहीं कर पाया, आज बहुत बड़ी स्टेज है, कोई असिस्ट या अगर गोल भी निकालता, क्योंकि अब क्वार्टर फाइनल में आके अब शायद इसने तो कैरिड अवे हो गए, 5-1 कह दिए ना, वी डोंट यूजुअली गेट स्कोर लाइन लाइक दिस इन द क्वार्टर फाइनल और सेमीफाइनल स्टेज, तो 1 या 2 गोल बहुत क्रूशल हो सकते हैं। तो कैन डेम्बेले बी द डिफरेंस मेकर, और जो आज थोड़ा सा वो कर सकता है क्रिएट हैवक इन मोरक्कन डिफेंस? डेम्बले का ये है कि वो तो 3rd या 4th बेस्ट मेन प्लेयर भी नहीं है उनका, डेम्बले जो है ना, क्योंकि ओलिसे से गेम चलती है और एम्बापे स्कोर करता है, और जैसे लेफ्ट साइड पे वो ज़्यादा डिपेंडेंट है, वहाँ पे बारकोला डू है, राइट साइड पे इतना वो है नहीं डेम्बले के डिपेंडेंट, और जिस तरह से उसको सब भी कर दिया जाता है, उस पर इतना ट्रस्ट ही नहीं है डिशॉम को। बाकी नॉर्वे के खिलाफ जो हैट्रिक थी, आई डोंट नो उस पे जो हैट्रिक थी, पर मोरक्को का कि मोरक्को को इतना पुश नहीं करना चाहिए कल, अपनी मूवमेंट्स ढूंढें और तब अटैक करें, क्योंकि अगर आप पुश करते रहेंगे एक्सपोज हो जाएंगे पीछे, और वहां पे जितनी पेस है इनके पास वो हैंडल नहीं कर पानी इन्होंने। लास्ट टाइम तो वैसे फ्रांस ने, जब ये 2022 में भी ये दोनों टीम्स आई थी, मोरक्को का सफर फ्रांस ने खत्म किया था, तब मोरक्को एक बड़ा सरप्राइज पैकेज थे, सेमीफाइनल तक ये जो है ना इन्होंने किया था, लेकिन फ्रांस वन दैट मैच क्वाइट इजीली, वो लग रहा था मोरक्को उनको बड़ा करेगा, डिफिकल्टी क्रिएट करेगा, लेकिन तब एग्जैक्टली जैसे हैदर ने पॉइंट आउट किया ना, डेशॉम ने तब अपना जो है ना थोड़ा सा वो बैकफुट पे गए थे और मोरक्को को बॉल लेने दी थी। और मोरक्कन्स ये है कि जब भी कोई नई टीम होती है ना, उसके लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही होता है कि अपनी शेप होल्ड करना उनको डिफिकल्ट लगता है। तो वंस बॉल मिलती है, प्लेयर जो है वो थोड़ा कैरिड अवे होकर आगे चले जाते हैं अपनी स्पेसेस पीछे छोड़ के। तो अगर अपने मोमेंट्स वो सही तरह देखेंगे, अपना किलर हकीमी को रखें और उसको तभी आगे जाने दें जब वो ऐसा चांस वहाँ बन रहा हो कि जहाँ गोल हो सकता है, पीछे शेप ना ख़राब करें अपनी, लेट फ्रांस हैव द बॉल। अच्छा, हकीमी का जो मुझे लग रहा है ना क्यों वो सीक्रेट वेपन हो सकता है, वो उसके PSG कनेक्शन की वजह से है, क्योंकि वो बारकोला, डुए, डेम्बेले, इनको ही नोज देम टू वेल। तो आई थिंक हकीमी जो है ना वो अपना राइट स्पॉट पिक कर सकता है। सेकेंडली, ये है बड़ा प्लेयर, PSG को जब फाइनल भी जितवाना था तो इंटर मिलान के अगेंस्ट सबसे पहला गोल हकीमी ने किया था। दैट इज़ वाई आई फील कि जो हकीमी है ना वो PSG कनेक्शन की वजह से शायद इनको डिस्टर्ब कर सकता है पीछे। डोंट यू फील कि थोड़ा सा फ्रांस को भी इनसे वेरी रहना पड़ेगा? नहीं, मैं ऐसे ही कहूँगा, आपकी बात के साथ एग्री करूँगा कि, लेकिन ये उस दूसरी साइड पे भी तो ऐसे हो सकते हैं कि डुए और जो बारकोला को पता है कि हकीमी कैसे खेलता है, उनको हकीमी की वीकनेस भी पता होगी, तो अगर हकीमी का जो है वो काट ले तो वो तो चांस ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि डिफेंस उन्हें रोक नहीं पाएगी जैसे वो प्लेयर है। तो यही मैं कहूँगा कि जैसे पहले मैंने बात की, डुए और बारकोला जो है दोनों में से जो भी खेलते हैं वो एम्बापे के लिए सप्लाई बना सकते हैं माइकल ओलिसे के साथ। अच्छा, एक चीज जो मैं डिस्कस करना चाहूंगा ना, जिस पे हमने कल भी हाईलाइट किया था मेसी के पेनल्टी लेने से, वो जो हमें थोड़ी सी चीज नजर आ रही है ना, वो है सेल्फिशनेस ऑफ द मेन स्टार। यानी हर टीम के पास एक ना एक बिग सुपरस्टार है। अर्जेंटीना के पास मेसी है, फ्रांस के पास एम्बापे है, नॉर्वे का हालैंड है, इंग्लैंड के पास केन है, और इनकी गोल्डन बूट की रेस भी बहुत चल रही है। और एक तरफ तो डिसाइड हो रहा है वर्ल्ड कप कौन जीतेगा, दूसरी तरफ जो ये रेस है ना, वो मेरे ख्याल से थोड़ी सी सेल्फिशनेस ज़्यादा क्रिएट कर रही है। स्ट्राइकर में सेल्फिशनेस होना तो बहुत एक अच्छी चीज़ है, क्योंकि वो कहते हैं कि अपने चांसेस को वो बरी करें बड़ी अच्छी तरह। लेकिन अब ये जो गोल्डन बूट रेस है, डोंट यू फील कि ये मेसी एम्बापे के माइंड पे बहुत ज़्यादा सवार हो गई है? शायद फ्रांस वाले आज, अब जैसे अगर डेम्बेले अच्छी पोजीशन पे है तो वो एम्बापे को चांस देना चाहेंगे। तो ये जो गोल्डन बूट रेस है जिसको हम बड़ा बिल्डअप भी कर रहे थे, वो समहाउ प्लेयर की बजाय टीम के लिए एक हिंड्रेंस क्रिएट कर सकती है। कि मेसी में तो हमने ये चीज़ देखी है, रोनाल्डो में भी देखी है, एम्बापे भी सेम वही, आज शायद थोड़ा सेल्फिशनेस होके ये कोई ना कोई मिस्टेक कर सकता है ऐसी। नहीं, हमने एम्बापे का देखा हमेशा से वो स्टैट्स चेस करता है, उस तरह की मेंटालिटी भी है उसकी, स्टैट चेस करता है। पर मेसी जो है वो आप कह रहे हैं जिस तरह सेल्फिश, इस तरह की बात नहीं है मेसी की। अब अगर मेसी ने पेनल्टी देनी हो तो मेसी दे भी दे अपने टीममेट्स को, वहाँ एम्बापे क्या है वो दे सकते हैं पेनल्टी इस तरह की। और जिस तरह से अब चांस आप कह रहे हो कि चांस हो बारकोला के पास या किसी के पास भी, और एम्बापे उसको स्क्वायर ना करे या खुद शूट मार दे, पर एम्बापे का क्वालिटी है वो इस तरह की फिनिश कर सकता है। तो मैं कहूँगा स्टैट्स पे जरूर जाते हैं, पर इतने बिग स्टेज पे वो दिमाग में होगा उनके कि हमने अपनी टीम को भी जिताना है, इस तरह की नहीं होता। मतलब आप कह रहे हो कि ये वाली जो रेस है ये सेकेंडरी होगी उनके लिए, और उनके दिमाग में पहला ये है कि हमने वर्ल्ड कप जीतना। अगर हम मैं 4 मैचों में, अगले 3 मैचों में गोल ना भी करूं तब भी वर्ल्ड कप जीत जाए तो हमारे लिए ठीक होगा। अच्छा, वैसे ये है उसमें अगर डिसाइसिव गोल है ना, जैसे पहला गोल है, एटलीस्ट उसमें तो ये थॉट नहीं आनी चाहिए। दूसरे तीसरे की बार अगर लीड कर रहे हैं, फिर कोई चाह भी रहे एम्बापे भी लेना, वो तो इट्स अंडरस्टैंडेबल। एम्बापे का वो जैसे इसने कहा ना स्टैट्स चेज करता है, तो ये फिर हिंड्रेंस क्रिएट कर सकता है। सेम क्वेश्चन जो है अगर फ्रांस एंड से पूछे, के साथ एग्री करूंगा, क्योंकि अब वर्ल्ड कप खेलने मेन चीज ही वर्ल्ड कप है। गोल्डन बॉल जो है ना उनका ऐसे है कि एक अनएक्सपेक्टेड आउटकम बन सकता है कि जो है गोल्डन बूट, सॉरी,
कि साथ साथ आप कह रहे हो आप जीतने की कोशिश कर रहे हैं, एम्बापे उनका मेन मैन है, तो वही उसकी आउटकम बनेगा कि जो गोल्डन बूट एम्बापे जीतता है। गोल्डन बूट की वजह से वर्ल्ड कप नहीं जीतेंगे, वर्ल्ड कप की वजह से गोल्डन बूट जीतेगा एम्बापे। तो यही मैं कहूंगा कि एम्बापे और जो बाकी प्लेयर्स हैं मेसी वगैरह के, इनके दिमाग में भी यही होगा कि मेन जो है वर्ल्ड कप है, गोल्डन बूट जीत गए तो जीत गए, अच्छी बात होगी, जीत गए, नहीं जीते तो कोई नहीं, वर्ल्ड कप तो जीतेगा। एम्बापे का हमने जैसे पिछली बार भी गोल्डन बूट जीता पर वर्ल्ड कप हार गया, अब हमें दोबारा क्वेश्चन एम्बापे से करें कि क्या ये सिनेरियो दोबारा चाहोगे तुम? वो जाहिर सी बात है नहीं, मैं गोल्डन बूट अगले जितने भी वर्ल्ड कप खेलूं मैं ना जीतूं पर मैं वर्ल्ड कप जीता रहूं, तो वो यही चूज करेगा। अच्छा, कल ना जैसे हमने थोड़ा सा डिस्कस किया था कि कौन बहुत अच्छे से कोचेस भी हैं या बहुत अच्छे, जैसे मैंने डेशॉम का नाम लिया, आप लोगों ने अपने अपने कोचेस का। सिमिलरली कुछ प्लेयर्स ने बड़ी स्टेज पे आके ना बहुत बुरी तरह फ्लॉप हुए हैं। अब ये तो हमने गोल्डन बूट का तो जिक्र कर लिया, जिन प्लेयर्स ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है। बिगेस्ट फ्लॉप ऑफ द टूर्नामेंट आपको कौन लगा? रोनाल्डो असाइड, क्योंकि उसका आंसर बहुत ऑब्वियस होगा आप अगर उसका दोगे तो। अपार्ट फ्रॉम दैट कौन से ऐसे प्लेयर्स हैं, एक या एक से ज्यादा भी हो सकता है, जिससे आपको एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा थी लेकिन उसने बुरी तरह फ्लॉप हुआ है इस वर्ल्ड कप में? सबसे बड़ा ऑब्वियस आंसर ये होगा पोर्चुगल की मिडफील्ड, पूरी मिडफील्ड ही जिस तरह से उनको हाइप मिली, पोटेंशियल जितना उनके पास है, और इस तरह से बिल्कुल भी परफॉर्म नहीं कर पाए, जो जीरो क्रिएटिविटी थी उनके पास, अपने पास बॉल नहीं रख पा रहे थे वो। तो मैं सबसे बड़ी डिसअपॉइंटमेंट वही होंगे हमारे लिए, क्योंकि जिस तरह से उनको लेकर आ रहे थे, जो क्लब फॉर्म थी उनकी, ब्रूनो फर्नांडिस असिस्ट रिकॉर्ड प्रीमियर लीग में तोड़ा, ये आसान बात थोड़ी है। उसके बाद विटिनिया, जॉ नेवेस जो है वो चैंपियंस लीग बैक टू बैक जीत कर आ रहे हैं, तो सबसे बड़ी डिसअपॉइंटमेंट वही है। अच्छा, आपके बिल्कुल सेम है, मैं इसी के साथ जाऊंगा। पोर्चुगल की मिडफील्ड जो है हमने बहुत एक्सपेक्ट किया था कि वो अच्छे प्लेयर होंगे, रोनाल्डो को वो सप्लाई खिलाएंगे, कि रोनाल्डो ना भी खेलता गोंसालो रामोस, जॉ फेलिक्स वगैरह इन सारे प्लेयर्स को वो खिलाएंगे, लेकिन उनका यही था कि वो बैक पास करी जा रहे हैं, उनके पास कोई क्रिएटिव थ्रेट ही नहीं थी, क्रिएटिविटी नहीं थी कि वो जो है आगे करें। ऐसा लग नहीं रहा था कि वो खेलने आए, जीतने आए, वो ऐसे ही आए थे बस। अच्छा, वैसे मेरे नजदीक बिगेस्ट जो फ्लॉप ऑफ द टूर्नामेंट है ना, वो दैट इज रोबर्टो मार्टिनेज, जिसको ये सब मिली और उसने एक नहीं दो गोल्डन जनरेशन तबाह कर दी हैं। पहले बेल्जियम की जो थी वो भी, उससे भी कुछ उन्होंने नहीं सीखा, उसके बाद पोर्टुगल की भी। मुझे ये समझ लगती है कि अभी भी लोग रोबर्टो मार्टिनेज को इतना हाईली रेट क्यों करते हैं, मतलब व्हाट हैज ही अचीव्ड सो फार। पहले वो विगन की तरफ से था, चलो तब तो कोई एक्सपेक्टेशन नहीं थी, उसने एक उनको कप जितवा दिया। अदर देन दैट किसी बड़ी स्टेज पे वो अब तक परफॉर्म नहीं कर सका। और इतना अच्छा स्क्वाड जो पोर्टुगल की गोल्डन जनरेशन थी, उसको एटलीस्ट आप सेमीफाइनल तक भी ना लेके जाए। मेरे ख्याल से बिगेस्ट जो डिसअपॉइंटमेंट ऑफ दिस वर्ल्ड कप है ना। सिमिलर एलिगेशंस कार्लो एंचेलोटी पे भी लग रहे हैं या समहाउ नेगल्समैन पे भी लग रहे हैं, बट उनसे तो अच्छी उम्मीद नहीं थी बिल्कुल कि वो ऐसे कर सकते। अच्छा, नेगल्समैन की मैंने बात की, जो कुछ रवायती अच्छी फोर्सेस थी ना हमें, जहाँ नई टीम्स मिली हैं, वहाँ जर्मनी, इटली, ये वर्ल्ड कप पे बहुत बड़ी मिस हैं, वरना क्वार्टर फाइनल में एक परमानेंट फीचर होता था। जर्मनी हैज चोजन क्लॉप एज देयर कोच, वो मेरे ख्याल से स्टेप इन द राइट डायरेक्शन, और वो आगे चल के इनके लिए बहुत अच्छा साबित होगा। डोंट यू फील के इनका? नहीं, क्लॉप तो जाहिर सी बात है, प्रूव किया उसने हमेशा से। माइंस में था, डॉर्टमंड में गया, लिवरपूल में गया। अब लिवरपूल की जो टीम उसने ली थी, उसको जिस तरह डेवलप किया उसने, इतने बजट के साथ भी नहीं, वो कुटिनियो को बेच के जो पैसे आए तो उससे उसने प्लेयर्स लिए। तो ये है उसकी जिस तरह की फिलॉसफी है उसकी। जर्मन वैसे भी होता है, फुल अटैक जिस तरह करते हैं, डू और डाई वाला अटैक होता है उनका, उस तरह की परफॉर्मेंस होती है। और नेगल्समैन का लग नहीं आता, वो कुरासाओ के खिलाफ जिस तरह परफॉर्मेंस थी वो हमें अंधा कर रही थी, वही मैं कह रहा हूं, 7 गोल थे उनके, वही ना। उसके बाद से जो परफॉर्मेंस थी उनकी अटैक वाइज जिस तरह थी, और जिस तरह से अटैकिंग चूज भी करा था उनडेव को, जिस तरह से नंबर 10 खिलाया उसने, और नंबर 10 ही कहेंगे जिस तरह से वो खिला रहा था, जो नहीं खिलाना चाहिए था उसको, क्योंकि हैवर्ट्स को स्ट्राइकर भेज रहा है वो। हैवर्ट्स को अगर पीछे खिला रहा था वो अच्छी बात होती। और उसके बाद लेरॉय साने जिस तरह से टीम में रहा ही रहा है जिस तरह से राइट विंग पोजीशन पे, वो तो डिजर्व भी नहीं करता था कि नेशनल कॉल अप भी मिले उसको। उसके बाद जिस तरह से उस तरह मैं कहूँगा, और एंजेलोटी का जिस तरह से आप कह रहे हैं कि उसने टीम सिलेक्शन जो थी शुरू से ही, जिस तरह जॉ पेड्रो को रख लेना और नेमार को इतने ब्राजील के पूरे प्रेशर की वजह से ले आना, तो वहां पे जो ट्रस्ट नहीं कर पाया। और मार्टिनेज की बात करें तो इस तरह लगता है कावर्ड है बहुत ज्यादा, भाष वर्ड है ज्यादा, ये मतलब रिस्क नहीं लेता वो। बेल्जियम देखा हमने उसके लिए, वहां पे भी रिस्क नहीं लेता था वो। और जिस तरह यहाँ पे रोनाल्डो को जिस तरह से उसने खिलाता एक दो बार तो बल्कि दिखा रहे थे, रोनाल्डो ने उसको डिफाई भी किया, वो उनको इंस्ट्रक्शंस के लिए बुला रहा था, तो वो यही लग रहा था कोच ऑफ द टीम इज रोनाल्डो समहाउ। और मार्टिनेज तो शायद उसकी बात भी उस तरह नहीं सुन रहा था। तो जर्मनी आर ऑल्सो वन ऑफ द बिगेस्ट डिसअपॉइंटमेंट्स ऑफ दिस टूर्नामेंट सो फार। तो लेट्स होप कि आगे चल के जो बड़ी टीम है ना, ये उस तरह परफॉर्म कर पाएंगी। बाकी जहाँ आज तक की बात है, हमें लग यही रहा है कि फ्रांस क्वालिफाई कर लेगा। बोथ ऑफ देम आर थिंकिंग कि शायद वो बहुत इजीली आगे चला जाएगा। आई थिंक कि मोरक्को कैन कॉज हिम अ बिट ऑफ ट्रबल। तो कल आपसे मुलाकात होगी सेम इसी टाइम
स्पोर्ट्स हंगामा में हमारे साथ रहिएगा।